आज मैं डीकेटी के माध्यम से आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर बात करें फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो वो हमेशा से अच्छी नहीं थी। तो अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसे चाहिए थे। अब पैसे की पूर्ति करने के लिए ही वो पार्ट टाइम काम किया करते थे। जीआरई का एग्ज़ाम दिया और साथ साथ में टोफल का भी एग्ज़ाम दिया और दोनों में ही मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो सब कुछ रेडी होने के बावजूद अंत में ये हुआ कि फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो मेरे को बाहर भेज सके, क्योंकि बाहर भेजने में, पढ़ाई करवाने में काफ़ी खर्चा आ जाता। मेरा अपने कॉलेज से सेकंड हाईएस्ट पैकेज था। ट्राइडेंट ग्रुप में मैं चले गया, वहाँ पर देखा कैसा एनवायरनमेंट है। मैंने वहाँ पर 10-12 दिन के लिए काम करा था और उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इतना अच्छा पैकेज होने के बावजूद भी मैंने वहाँ से क्यों रिज़ाइन कर दिया। तो इसका यही रीज़न है कि मैं चाहता था कि मेरे को और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, पब्लिक के बीच में एक्सपोजर मिले। तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहता था, बट उस टाइम कोई भी गाइडेंस नहीं थी। घर वाले हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि ये कुछ बड़ा करेगा बेटा। जब एक आपका बच्चा ग्रुप सी जॉब में आ जाए तो पेरेंट्स को भी बहुत ही निराशा होती है। जब मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर नहीं हुआ और उसके पश्चात पंजाब पीसीएस का इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया, तो मुझे लगा कि शायद से मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ ये सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने में। आपकी इस जर्नी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ये हमारे बस में नहीं है। मैं उन सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये बस एक टेम्पररी अपसेट है जो कि जल्दी ही रिमूव हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। मैंने हाल ही में आयोजित हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले बात करें मेरे बैकग्राउंड की, तो मेरे पिताजी श्री टी डी जोशी अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रीडर के पद पर कार्यरत हैं और मेरी माताजी श्रीमती नीमा जोशी एक हाउसवाइफ हैं। मेरी बहन श्रीमती कविता जोशी अभी आईटी ऑफिसर के पद पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यरत हैं। अगर बात करें फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो वो हमेशा से अच्छी नहीं थी। मुझे याद है बचपन में बहुत ही कम पैसे हुआ करते थे, पिताजी की बहुत ही कम सैलरी थी। तो उनकी यही कोशिश रहती थी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसे चाहिए थे। अब पैसे की पूर्ति करने के लिए ही वो पार्ट टाइम काम किया करते थे, जिसमें कि लॉयर्स के पास उन्हें टाइपिंग का काम करना पड़ता था। तो उनकी पूरी कोशिश रही कि अपने बच्चों को वो एक अच्छी शिक्षा दे सकें। फिर हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, मैं और मेरी बहन डीएवी स्कूल में छठी क्लास तक पढ़े और हमारा जो रेजिडेंस था वो मेन चंडीगढ़ में ना होकर पास ही में एक गांव है वहाँ पर था। तो उसी दौरान 2006 की बात है ये, तब मेरे पिताजी की मुलाकात उनके एक कोलीग से हुई, जिन्होंने उनको बताया कि आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डालिए, एक कॉन्वेंट स्कूल में डालिए। तो उससे पिताजी बहुत ही इंस्पायर हुए और उन्होंने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया। तो 7वीं से लेकर 10वीं तक मैं सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 32 में है, वहाँ से पढ़ा और वहाँ से मैंने अपनी 10वीं कंप्लीट करी। तो स्कूल चेंज करने का यह फ़र्क पड़ा कि इंग्लिश हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। जैसे कि पिछले स्कूल में मैं जो था, मैं रट्टे मार के जाता था। तो नए स्कूल में आने के बाद हमें एनकरेज किया जाता था कि आप खुद से अपना आंसर लिखने की कोशिश करें। तो वहाँ पर मेरी हैबिट बनी नॉवेल्स पढ़ने की, मैगज़ीन्स पढ़ने की, जिससे कि इंग्लिश और इम्प्रूव होती गई। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं में मैं डीएवी स्कूल सेक्टर 8 लाहौर से पढ़ा। साथ साथ में मैं आईआईटी जेईई की कोचिंग ले रहा था ताकि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। आईआईटी जेईई में मेरा अराउंड 7500 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक, और उसके तहत मुझे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12 चंडीगढ़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पर एडमिशन मिला तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिला कॉलेज में। वहाँ पर सब लोग अपने करियर के प्रति बहुत ही फोकस थे। तो
वहाँ पर जब मैं अपने थर्ड ईयर में था तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे मास्टर्स परस्यू करनी चाहिए यूएस या यूरोप से। तो उसको परस्यू करने के लिए मैंने जीआरई का एग्ज़ाम दिया और साथ साथ में टोफल का भी एग्ज़ाम दिया और दोनों में ही मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो सब कुछ रेडी होने के बावजूद अंत में ये हुआ कि फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो मेरे को बाहर भेज सकें, क्योंकि बाहर भेजने में, पढ़ाई करवाने में काफ़ी खर्चा आ जाता। तो वह फील्ड छोड़कर मुझे अब लगा कि कुछ ना कुछ तो और करना ही पड़ेगा। तो जब मेरा लास्ट ईयर इंजीनियरिंग का था तब मैंने प्लेसमेंट्स में बैठना शुरू कर दिया और फाइनली मेरी प्लेसमेंट हुई ट्राइडेंट ग्रुप में। मेरा अपने कॉलेज से सेकंड हाईएस्ट पैकेज था। तो ट्राइडेंट ग्रुप में मैं चले गया, वहाँ पर देखा कैसा एनवायरनमेंट है। मैंने वहाँ पर 10-12 दिन के लिए काम करा था और उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इतना अच्छा पैकेज होने के बावजूद भी मैंने वहाँ से क्यों रिज़ाइन कर दिया। तो इसका यही रीज़न है कि मैं चाहता था कि मेरे को और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, पब्लिक के बीच में एक्सपोजर मिले। जो मेरा वहाँ पर वर्क था वो बहुत ही एक लिमिटेड फील्ड में था। तो उस दौरान मुझे मेरे मामा जी श्री MM धौनचक, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम हैं, उन्होंने भी काफ़ी इंस्पायर करा कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ अग्रसर करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और मैं वापस चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ में मेरे पिताजी को लगा कि मैं खाली बैठ के क्या करूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर मेरा 4th रैंक था एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो फिर लॉ करनी शुरू कर दी। तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहता था, बट उस टाइम कोई भी गाइडेंस नहीं थी। और +1 +2 में कोचिंग लेने के बाद मैं बहुत ही उससे डिस्करेज हो गया था कि कोचिंग मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अब गाइडेंस की कमी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इंटरनेट को रेफ़र करना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों से बात करी और उन्होंने मुझे सलाह दी कि अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो आप SSC CGL का एग्ज़ाम दीजिए। तो मैंने SSC CGL 2016 का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं खुद से पढ़ाई करता था प्रीलिम्स के लिए और जो टायर 2 रहता है और फिर टायर 3 के लिए भी। तो बिना कोचिंग के मैंने ऑल इंडिया रैंक 78 प्राप्त किया और उसके तहत मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई और करंटली मैं CBDT में पोस्टेड हूँ दिल्ली में। तो SSC CGL की तैयारी तो कर ली, बट सिविल सर्विसेज का सपना अभी भी अधूरा था। तो और आप देखेंगे तो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो ग्रुप C जॉब है। तो घर वाले हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि ये कुछ बड़ा करेगा बेटा। जब एक आपका बच्चा ग्रुप C जॉब में आ जाए तो पेरेंट्स को भी बहुत ही निराशा होती है। तो जब मैं यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आया तो मेरे ऑफिसर्स कल्पना मैम, पंकज सर, तो उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़रूर करते रहिए और जितना लेवरेज हो सकता था उन्होंने मेरे को पूरा दिया, मेरा पूरा सपोर्ट किया मेरी जर्नी में। तो उस दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और मैंने UPSC 2018 में मेंस भी लिखा। उसके बाद मेंस में बाहर होने के कारण थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई, बट मैंने सोचा कि आपको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। तो उसके बाद ही पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ जिसमें कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया, बट फाइनल इंटरव्यू स्टेज में मैं बाहर हो गया। तो आप इंटरव्यू स्टेज में जब पहुंच जाते हैं और उसके बाद बाहर हो जाते हैं तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी निराशा होती है। बट सेम टाइम मेरे जो आसपास के लोग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे जो मेंटर्स थे और मेरे पेरेंट्स, उनको पता था मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ और मैं ज़रूर आगे बढ़ जाऊँगा। तो वो साथ साथ में मुझे मोटिवेट करते रहे। तो फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा आई और इस परीक्षा में मैं अव्वल नंबर पर आया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया तब काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो यही था कि
इतना अच्छा पैकेज मिल रहा था और सभी की बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि अभी इतना पैकेज है तो आगे जाके कितना ही पैकेज हो जाएगा, बट फिर उसको इमीडिएटली छोड़ देना तो सभी जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनको बहुत ही दुख भी होता है और साथ साथ में बहुत ही हैरान भी होते हैं कि इसने ऐसा क्यों कर दिया। पर मेरा उस समय टारगेट बहुत ही क्लियर था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैं जॉब छोड़ के घर पे आ गया। अब घर पे आने के बाद कुछ दिन तो आराम किया, तो जब आराम कर रहा था तो उस वक्त लगा कि अच्छा मेरे सारे दोस्त तो जॉब पर हैं और मैं यहाँ पर घर पे बैठा हूँ। मैं आगे फ्यूचर की सोचने लग गया कि मेरा सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा तो तब तक तो काफ़ी समय हो चुका होगा और मेरे सारे दोस्त इतने आगे निकल गए होंगे। तो ये सब बातें सोचकर भी बहुत डीमोटिवेशन होती थी। साथ साथ में फिर मैं लॉ डिपार्टमेंट में जैसे पढ़ाई कर रहा था तो उसके साथ तैयारी करना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो अब ये जो फेज़ होता है ये मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी ही बुरा फेज़ होता है, बट इसको कम करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब मैं उस टाइम अपने कुछ 2-3 दोस्तों से मिला जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था सिविल सर्विसेज का, और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं गाइड करने के लिए कोचिंग नहीं ले सकता था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और मैं ऊपर से अपनी जॉब भी छोड़ के आ गया था। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि आप ये इंटरनेट वेबसाइट पे जाएं और उनको रेफ़र करें। आप टॉपर्स के इंटरव्यूज़ को डाउनलोड करिए और टॉपर के इंटरव्यूज़ को पढ़ के आप अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करिए जो आपके लिए बेस्ट रहे। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो उनसे मोटिवेट होने के बाद घर आके मैंने सबसे पहला काम यही करा कि मैंने जितने भी यूपीएससी के उस साल के टॉपर्स रहे थे मैंने सभी का इंटरव्यू डाउनलोड किया। कम से कम 20 से 25 टॉपर्स का इंटरव्यू डाउनलोड किया और सभी के लिए देखा कि ये प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं और इंटरव्यू के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो जब मैंने ये पूरा एक एनालिसिस कर लिया इस चीज़ का, तो उसके बाद मेरी खुद की स्ट्रैटेजी तैयार हुई और मुझे लगा कि ये मेरे काफ़ी काम आ जाएगी। फिर जब मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर नहीं हुआ और उसके पश्चात पंजाब पीसीएस का इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया, तो मुझे लगा कि शायद से मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ ये सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने में। तो मुझे सेल्फ़ डाउट होने लग गया उस टाइम पे। बट जैसा कि कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं से आशा भी ज़रूर आ जाती है। तो तब मेरे जो साथ के मेंटर्स थे, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सभी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे हो। तो मुझे लगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ गलती है, पर मैं यहाँ तक पहुँच गया था तो इसलिए कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहा था मैं, बस हल्का सा मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने पिछले जो आंसर्स लिखे थे उन सभी को एक बारी देखा कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ और इंटरव्यू जो मैंने पंजाब पीसीएस का दिया था उसमें मैं क्या बोल के आया था, क्या क्या दिक्कतें रह गई थी, मैंने सब का एक बहुत ही थॉरो एनालिसिस किया। और उस एनालिसिस से मुझे यही पता लगा कि मेरी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं चाहता था, जितना मैं सोचता था कि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ वो अच्छी नहीं थी। तो मैंने न्यूज़पेपर्स और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं करंट अफेयर्स अपने आंसर्स में मेंशन करूँगा तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा एग्ज़ामिनर के माइंड पर। एग्ज़ामिनर को लगेगा कि ये स्टूडेंट हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो मैंने करंट अफेयर्स पर काफ़ी फोकस करना शुरू कर दिया और साथ साथ में जो मैगज़ीन्स है योजना और कुरुक्षेत्र उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया। उनसे मुझे ये पता लगा कि आपके एक आइडियल आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। साथ साथ में मैं जॉब के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, बट मैं कोशिश करता था कि कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैं उसके प्रोज लिखूं, उसके कॉन्स लिखूं, क्या देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। तो इन बेसिस पर मैंने काफ़ी सारे अपने नोट्स तैयार कर लिए और वो मैं जब मेरा हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर आया
उनको तब तक रिवाइज़ करता गया। तो जब उन टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप उसको वैसा का वैसा ही छाप सकते हैं। आपको पेपर में जाके कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेंस में तो मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काम आ गई। इंटरव्यू में मुझे लगा कि जो मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया था। तो इस बारी मैंने अपने डैफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। मेरा जो बैकग्राउंड है चंडीगढ़ से जैसे मैं पला बड़ा हूँ, तो चंडीगढ़ के बारे में मेरे से पूछा गया कि V1 to V7 जो रोड्स हैं उनका क्या मतलब है और सोशल कैपिटल का क्या मीनिंग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ के गया था। साथ साथ में अपने जॉब से रिलेटेड कि ITR का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ NRI। तो इन सब चीज़ों के भी बारे में मैंने देखा था। साथ साथ में मेरी जो हॉबीज़ रही हैं, टेनिस खेलना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, मीडियम डिस्टेंस रनिंग एंड हाइकू राइटिंग, तो उन सब चीज़ों के भी बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक एनालिसिस किया और मैंने इंटरव्यू के भी अपने नोट्स तैयार कर लिए थे। तो ये सब चीज़ें मैं पंजाब PCS के इंटरव्यू के टाइम नहीं कर पाया था। इस बारी मैंने ये इंश्योर किया कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँ और ये मेरे फेवर में काम आई। तो अपने साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा जो भी इस जर्नी से जा रहे हैं कि आपके इस जर्नी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ये हमारे बस में नहीं है। मैं उन सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये बस एक टेम्पररी अपसेट है जो कि जल्दी ही रिमूव हो जाएंगे अगर आप परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस में लगे रहेंगे। ये UPSC की परीक्षा, हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा या कोई भी और स्टेट PCS की परीक्षा हो, तो सभी में एक परसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। आपको निरंतर हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सक्सेस का क्या फ़ॉर्मूला है, तो सक्सेस के तो 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला तो आपका हार्डवर्क, मेहनत किसी भी एग्ज़ाम में करनी बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत के बगैर आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो वो आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज के मामले में मेरा जो परिवार है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, बट मेरे पिताजी ने हमेशा यही कोशिश करी कि मैं उन डिफ़िकल्टी से बाहर आ पाऊँ। और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, आंसर राइटिंग हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी फैमिली में कम पैसा है तो मैं कैसे आगे आ पाऊँगा। नहीं, प्रिविलेज को भी ओवरकम करा जा सकता है। थर्ड फैक्टर, आपका लक बहुत मैटर करेगा। जैसे कि मैं पंजाब PCS में बाहर हो गया क्योंकि वहाँ पर एक पंजाबी का एग्ज़ाम भी था जिसमें मेरे कम नंबर आए थे, मैं तैयारी नहीं करके गया था। तो आपका लक भी काफ़ी मैटर कर जाता है। और सबसे आखिरी में आता है आपका टैलेंट। देखिए, अगर आपके पास ऊपर के 3 फैक्टर्स नहीं है तो टैलेंट भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले तो आपका मेहनत हो ताकि आपका टैलेंट भी काम आ पाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी निराश मत होइए। ये बहुत ही टेम्परेरी अपसेट हैं, इनसे ज़रूर आप ओवरकम कर जाएंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT।